हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडी मैथ्स। बेटा आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 का एंड ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 to 16। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में है द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। जस्टिफाई योर आंसर। इन्होंने कहा है कि हमारे पास ये एक नीचे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एस एम और टी के कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, है ना। 4 लाइन में हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें हर केस में, मतलब ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, हर केस में हमें ये बताना है कि एम जो है वो मिड पॉइंट होगा लाइन एस टी का, ठीक है। और अगर है तो हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब किस तरीके से हम उसे प्रूव कर रहे हैं ये शो करना है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेंगे, केस 1। अब इसमें क्या है, केस 1 में एस के कोऑर्डिनेट्स हैं -3,0, एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 एंड टी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0। तो देखो, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एस एम का डिस्टेंस जो है वो एम टी के इक्वल है, तो हमारा ये हो जाएगा कि एम जो है वो मिड पॉइंट है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, किसी भी एक लाइन को, जब कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो अगर ये लाइन है मेरे पास एस टी सॉरी, ठीक है, और अगर m यहां पर है, अगर ये एस एम टी के इक्वल है, तो दैट मीन्स m जो है इन दोनों को 1:1 में काट रहा है। तो जब 1:1 में कट हो रही है तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये एस एम जो है एम टी के इक्वल है और m इसमें मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें बस वही प्रूव करना है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और हमें प्रूव करना है कि एस एम एम टी के इक्वल है या नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एस एम से, एस एम इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो गया होगा अभी तक तो आप लोगों को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एस एम है तो m जो होगा, m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 और y2 होंगे, और जो s है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1। तो चलो पुट करते हैं। हमारे पास ये आ गया 0 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रूट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सीधा 3 का स्क्वायर लिख रही हूं, और 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 यूनिट्स, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, हमें निकालना है एम टी का। तो अब हमें निकालना है एम टी का स्क्वायर डिस्टेंस। तो हम एम टी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं एम टी के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर एम टी आ गया ना, तो एम के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे x1 और y1 हो जाएंगे, और जो t के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे x2 एंड y2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो x2 माइनस x1 तो मीन्स 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन हमारे पास आ गया 3, 0 माइनस हुआ तो 3 का स्क्वायर, 0 में से 0 लिखने की नीड नहीं है, स्क्वायर से रूट हमारा कट हो गया, तो ये भी आ गया हमारे पास 3 यूनिट्स। तो देखो एस एम जो है हमारे पास, देयरफॉर एस एम इज इक्वल्स टू एम टी, सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। तो यहां पे जो हमारा फर्स्ट केस था वो तो मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। अब चलो करते हैं हम अपना सेकंड केस। तो सेकंड केस में हमारे पास क्या टर्म्स दे रखी हैं, सेकंड केस की हमारी टर्म्स हैं, केस सेकंड की हमारे पास टर्म्स हैं 2,3, ये है एस की, उसके बाद हमारे पास m की है 3,4 और t की है हमारे पास 4,5। तो इसमें भी सेम ही करना है, चलो करते हैं। एस एम इज इक्वल्स टू रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 3 माइनस 2 हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3 हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया रूट 2 का 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये आ गया रूट 2 यूनिट्स। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही हमने करना है एम टी। तो एम टी का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 3 4 और 4 5। तो अगेन 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 है, ठीक है, और 5 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये भी आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 4 माइनस 3 आ गया 1 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 4 हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये भी आ गया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो रूट 2 यूनिट्स। तो देखो यहां पर भी हमारे पास सेम ही आया, तो हम सेम ही लाइन लिख देंगे, देयरफॉर एस एम इज इक्वल्स टू एम टी। सो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट कौन सी, एस टी। हाँ, अब हमारे पास है केस नंबर 3। तो चलो बेटा करते हैं केस 3। केस 3 में क्या दिया हुआ है, केस 3, इसमें हमारे पास s के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0 एंड 0, m के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0 एंड 5, और t के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 0 एंड -10। ठीक है बेटा। तो चलते हैं, एस एम इज इक्वल्स टू रूट 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 स्क्वायर। तो ये हमारे पास सीधा आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, है ना। 0 माइनस 0 0 हो गया, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो आंसर आ गया 5 यूनिट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास एम टी। तो रूट 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -10 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट -15 का, रूट -15 का स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो रूट -15 का स्क्वायर। देखो बेटा, अब यहां पर -15 का स्क्वायर, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया और -15 आंसर आ गया। ऐसा नहीं होगा, -15 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 225, जो होता है हमारा 15 का स्क्वायर। तो ये आ गया 15 यूनिट्स। तो अब यहां से देखो कि हमारा जो एस एम है वो है 5 यूनिट्स और एम टी है हमारे पास 15 यूनिट्स। तो देयरफॉर एस एम नॉट इक्वल्स टू एम टी। So, M is a not midpoint of segment ST। ठीक है बेटा। चलो अब थर्ड केस भी हो गया हमारे पास, केस रह गया हमारे पास फोर्थ। तो हमारा फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस में जो S के कोऑर्डिनेट हैं वो है -8 एंड 7, जो m के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 एंड -2, और जो t के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे पास 6 एंड -3। तो चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया एस एम, तो रूट 0 माइनस -8 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखो 0 माइनस -8 है, तो -8 और माइनस और -8 हो गया प्लस, तो यहां पर आ जाएगा खाली 8 का स्क्वायर और प्लस -9 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस 81, जो होगा हमारे पास रूट 145। ठीक है। अब यूनिट्स, अब हमने करना है एम टी। तो एम टी का क्या होगा, रूट 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -3
माइनस माइनस प्लस का हो गया तो 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, साइन ग्रेटर डिजिट मीन्स -1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही होगा, तो यहां पर आ गया √37 यूनिट्स। तो देखो बेटा SM जो है वो MT के इक्वल नहीं है, तो यहां पर भी हम वही चीज लिखेंगे कि SM नॉट इक्वल्स टू MT, सो M इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ST। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक चीज और पूछी हुई है, इन्होंने बोला है व्हेन M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। जब M जो है वो ST का मिड पॉइंट है, तो क्या आप कोई कनेक्शन देख पा रहे हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, S एंड T? M, S और T के कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या कनेक्शन देख पा रहे हो? तो देखो फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो क्या कनेक्शन है, इसके तीनों ही जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है ना, 0 0 एंड 0। और अगर नेक्स्ट वाले में देखोगे तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 2 3 4 3 4 5, तो ये कनेक्शन है इनमें। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में है यूज द कनेक्शन यू आर फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B गिवन दैट M -7 1 is midpoint of A 3 -4 and B XY। मतलब हमने कोई ना कोई कनेक्शन ढूंढ करके B के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो चलो अभी पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ताकि हमें जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो ये एक लाइन सेगमेंट बना ली हमने, ये है हमारे पास A B। अब A है 3 -4, B है X Y, और यहां पर हमारे पास मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -7 एंड 1। ठीक है, तो अब देखो बेटा जो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि ये M जो है वो मिड पॉइंट है इसका, तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, हमने इंट्रो में भी पढ़ा है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, तो जो हमारे x वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो हमारा मिड पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट है वो उसके इक्वल होगा, और जब हम y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे तो मिड पॉइंट का y का कोऑर्डिनेट उसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन बड़ी ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने x वाले कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे। तो फॉर x कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, x1 क्या है 3 प्लस x2 क्या है x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, m का जो मिड पॉइंट का जो x का कोऑर्डिनेट होगा ना उसके इक्वल, तो मीन्स -7 के। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -7 इंटू 2 हो गया, तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -14। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -14 -3, तो एक्स आ गया हमारे पास -17। ठीक है, अब फॉर y कोऑर्डिनेट यहीं पे कर लेते हैं हम। फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना है, सेम वही करना है, जो y के जो पॉइंट्स है ना उनको ऐड करना है। ठीक है, तो -4 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, यहां पर m का y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो ये लिख दिया, -4 प्लस y इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2, क्योंकि ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, माइनस का साइन इधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सो कोऑर्डिनेट्स
ऑफ बी इज क्या होंगे, -17,6। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। मतलब पी क्यू जो पॉइंट है ना वो ए बी को 3 पार्ट्स में बांट रहा है, एंड पी क्लोजेस्ट टू ए एंड क्यू क्लोजेस्ट टू बी। पी ए के क्लोज है और क्यू जो है वो बी के क्लोज है। यूजिंग योर नॉलेज टू हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। मतलब हमें अपनी ये नॉलेज को यूज करना है कि किस तरीके से हम मिड पॉइंट के सेगमेंट के मिड पॉइंट्स निकालते हैं, और उसी से हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट आर a 4 7 एंड b 16 -2। तो मतलब इसके लिए हमें a और b की वैल्यूज दे रखी हैं। तो चलो बेटा पहले हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एक लाइन सेगमेंट। यहां पर आ गया हमारा a 4 एंड 7, और ये हो गया हमारा b 16 एंड -2। अब उन्होंने बोला है 2 पॉइंट्स हैं p एंड q। p जो है वो a के क्लोजर है, मींस p हम यहां पर मार्क कर देते हैं, और q जो है हमारा b के क्लोजर है, तो q यहां पर मार्क कर देते हैं। हो गया ना ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट, 1 2 एंड 3, एक लाइन के 3 पार्ट हो गए। तो P के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको हम x1, y1 ले लेते हैं, और जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x2, y2 ले लेते हैं। अब हमें ये चारों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब हमें x1, y1, x2, y2 फाइंड आउट करना है कि क्या हमारे पास होंगे। तो देखो बेटा हम इनको ना इस लाइन को 2 पार्ट्स में करेंगे, मतलब इनको सब पार्ट कर देंगे। सबसे पहले तो हम इतनी कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो है ए क्यू एक लाइन सेगमेंट है और पी उसका मिड पॉइंट है। फिर हम इसको ले लेंगे कि पी बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है और क्यू उसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज दी हुई है, हम P का निकालेंगे। तो हम लिख सकते हैं हियर P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अगर P मिड पॉइंट है ए क्यू का, तो हमने जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया है क्या किया था, हमने किया था कि जो मिड पॉइंट होता है उसके जो x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बाकी दोनों के, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होते हैं। तो चलो अगर हम करें 4 + x2/2 इज इक्वल्स टू x1, है ना, यही होगा ना कि 4 जो है हमारे पास यहाँ पर वो फॉर्मूला का आ गया, 4 + x2 आ गया, और प्लस क्या होगा अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू इसके कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। और सेम y के लिए क्या हो जाएगा हमारा 7 + y2/2 इज इक्वल्स टू y1। तो इसको बेटा फर्स्ट नंबर ले लो और y वाली टर्म को हम सेकंड नंबर ले लेंगे। मीन्स हमारे पास आ जाएगा 7 + y2/2 इज इक्वल्स टू y1, और ये हमारे पास हो गया सेकंड, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे मैंने पहले बोला था कि हम ये लाइन सेगमेंट लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। Q जो है वो PB का मिड पॉइंट है ना। तो अगर Q जो है वो PB का मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं x2 इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो पॉइंट होगा इन दोनों के सम के इक्वल होगा, x1 + 16/2 के इक्वल होगा। इसको हम थर्ड नंबर दे देते हैं। और ये जो पॉइंट है मतलब y2 जो है वो हमारा y1 + -2/2 के इक्वल होगा। तो y1 + -2/2 इसके इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y1 - 2/2। इस पॉइंट को हम दे देते हैं फोर्थ नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे x कोऑर्डिनेट के लिए। तो फॉर x कोऑर्डिनेट्स
हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या चाहिए हमें, देखो एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स के कौन से पॉइंट बने, फर्स्ट और थर्ड, है ना, वाई वाले के हैं सेकंड और फोर्थ, तो हम पहले फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू आई है हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसमें पुट करना, मतलब कि x1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 4 प्लस x2 अपॉन में 2, सो दैट हमारे पास दोनों ही साइड x2 हो और हम x2 की वैल्यू को क्या कर सके, फाइंड कर सके। तो बेटा हम यही करेंगे, पुट x1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x2 अपॉन में 2 इन इक्वेशन, ये इक्वेशन बनाई हुई है ना हमने, तो इन इक्वेशन थर्ड। तो चलो अब थर्ड में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल्स टू क्या था, x1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x1 की वैल्यू थी हमारे पास 4 प्लस x2 अपॉन में 2, उसके बाद दोबारा से x2 पे आ जाओ, प्लस 16 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू तो पुट कर दी, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो x2 इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस x2 प्लस 16 2 जा 32 अपॉन में ये 2 जब रेसिप्रोकल होके जाएगा तो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो मीन्स ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया। तो x2 क्या हो गया हमारे पास, ये 4 इधर चला जाएगा तो 4x लिख देते हैं। यहां पर सॉल्व करेंगे तो x2 प्लस 32 प्लस 4 36। अब यहां पर x2 है, इसको इस तरफ लाके हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36, तो ये हो गया 3x2 इज इक्वल्स टू 36। तो 3x2 इज इक्वल्स टू 36 आया, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 अपॉन में 3 दैट इज 12। ठीक है बेटा, यहां पर हमारी आ गई x2 की वैल्यू। अब हमने क्या निकालनी है, x1 की वैल्यू निकालनी है, तो चलो यहीं पर निकाल लेते हैं हम अपनी x1 की वैल्यू। तो अब ये जो x2 है ना, x2 की जो वैल्यू आई है यहां पर लिख देते हैं x2 इज इक्वल्स टू 12, पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम पुट करेंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। देखो हमारे पास ये थी ना फर्स्ट इक्वेशन, तो अगर यहां पर x2 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो हमने वही चीज करनी है इसमें। तो इक्वेशन फर्स्ट, तो चलो करते हैं, 4 प्लस x2 है तो यहां पर सीधा 12 पुट करते हैं, 2 इज इक्वल्स टू x1, तो 4 प्लस 12 कितना हो गया, 16, तो 16 बाय 2 इज इक्वल्स टू x1, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 8, तो हमारे पास x1 का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 8। ये तो हो गया हमारा x वाली टर्म्स। अब हमें करनी है y वाली टर्म्स फाइंड, तो चलो देखते हैं y वाली टर्म्स कैसे फाइंड करनी है। तो फॉर y सेम प्रोसीजर करेंगे, फॉर y कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन सी इक्वेशन लेंगे हम y कोऑर्डिनेट्स के लिए, देखो y वाले कौन कौन सी उसमें आए थे, सेकंड और थर्ड और फोर्थ में, है ना, सेकंड और फोर्थ उसमें इक्वेशंस में हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स आए थे। तो सेम चीज करनी है, अगर मैं y1 की वैल्यू y2 में पुट कर दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटा देखो इसमें आप ना उल्टा भी कर सकते हो, मतलब जैसे मैंने y1 या x1 की वैल्यू x2 में पुट की है या y2 में पुट कर रही हूं, अब y2 की वैल्यू y1 में या x2 की वैल्यू x1 में भी पुट कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है बेटा, तो चलो हम पुट करते हैं यहां पर, पुट y1 इज इक्वल्स टू 7 प्लस y2 अपॉन में 2 इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है हमारे पास इक्वेशन फोर्थ थी y2 इज इक्वल्स टू y1, तो y1 की जगह पर क्या लिखना है हमें, ये पूरी इक्वेशन लिखनी है, तो 7 प्लस y2 अपॉन में 2 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2। क्यों डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमारे पास ये वाले दोनों नंबर बचे ना, तो ये पुट किए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम,
तो चलो सॉल्व करते हैं। y2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस y2, यहां पर एलसीएम लिया तो -4 और अपॉन में क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 2 जा 4। अगेन नेक्स्ट स्टेप 4y2, क्योंकि 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो y2 प्लस 3, 7 और 4 है ना, तो माइनस का 4 है प्लस का 7 है, तो इंटीजर्स पता ही है, 7 माइनस 4 हो जाएगा तो आंसर आ गया 3। अब ये उधर चला जाएगा, 4y2 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 3, तो यहां पर हमारे पास आ गया 3y2 इज इक्वल्स टू 3। तो y2 जो है वो आ गया 3 अपॉन में 3 कट करेंगे तो 1, तो y2 की वैल्यू जो होगी हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1। ठीक है बेटा, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। अब सेम प्रोसीजर जो हमारे पास y1 की वैल्यू y2 की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास पुट y2 इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड क्या थी 7 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू y1, यही थी। तो चलो करते हैं पुट, 7 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y1, 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y1, तो ये कट हो गया 4, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने थे तो हम कोऑर्डिनेट्स आराम से लिख सकते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x1 y1 जो था, x1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 8 और y1 की क्या आई है 4, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q x2 y2, इनकी वैल्यू क्या आई थी, x2 की वैल्यू क्या आई थी 12 और y2 की क्या आई है 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 11 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, गिवन द पॉइंट ए बी सी शो दैट दे लाई ऑन सर्कल के हुज सेंटर इज ओरिजिन ओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के। मतलब कि हमारे पास एक सर्कल के दिया हुआ है जिसका सेंटर है ओरिजिन, ठीक है, और हमें ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ए बी सी ये कहीं ना कहीं उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, और रेडियस बताना है हमें कि ये क्या है, के का रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो बेटा जब हमारे पास ओरिजिन दिया होता है ना, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब हमारा एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन होता है तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है √x² प्लस y²। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे OA, तो रूट O के कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा A के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास √1 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, है ना। क्यों 64 बोला मैंने, क्योंकि -8 इंटू -8 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 8 जा 64 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया √65। ठीक है, OB देख लेते हैं अब, रूट सेम O जो है हमारा 0 0 है, तो सीधा हम इसको अप्लाई करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 16 और 7 का स्क्वायर आ गया 49। अब इनका सम करेंगे तो ये भी सेम 65 हो जाएगा। और OC इज इक्वल्स टू रूट, हमारे पास यहां भी क्या है -7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो देखो उल्टा हो गया ना उसी का, मतलब नंबर तो हमारे पास 4 और 7 ही है, तो सेम 49 प्लस 16, तो ये भी आ गया √65। देखो बेटा अगर ये O से A, B और C दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं और ये जो A, B और C है ये कहीं ना कहीं सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो है मतलब A, B या C या ये जो डिस्टेंस निकला है हमारा √65 यही क्या होगा रेडियस ऑफ सर्कल। तो देयरफॉर
√65 is the radius of सर्कल। ठीक है, यही सर्कल का रेडियस होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमें दिया हुआ है गिवन द पॉइंट D एंड E, चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो D और E पॉइंट दिया हुआ है ना, ये हमें चेक करना है कि ये सर्कल के ऊपर आएगा, अंदर आएगा या बाहर आएगा। तो देखो बेटा, हमारे पास जो सर्कल का रेडियस आया है ये क्या है, 65 यूनिट्स है ना, 65 यूनिट्स है हमारा। तो जो हमारा सर्कल के अंदर पॉइंट होगा वो मतलब हमारा 65 से क्या होगा, √65 से क्या होगा, कम होगा। जो हमारा सर्कल के बाहर जाएगा वो हमारा क्या होगा, √65 से बड़ा नंबर होगा। अगर हमारा पूरा पूरा √65 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारा ऑन द सर्कल। तो चलो करते हैं। हम सॉल्व करेंगे अब OD। तो OD जो है, क्योंकि हमने D से डिस्टेंस, O से डिस्टेंस निकालना है ना इनका, कि ये अंदर है सर्कल के बाहर है। तो D के कोऑर्डिनेट्स -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25, 6 का स्क्वायर 36, प्लस करोगे तो आ जाएगा √61। देखो √61 जो है वो √65 से छोटा है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं D lies inside the सर्कल। D जो होगा वो सर्कल के कहीं अंदर होगा। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, E। तो चलो OE निकाल लेते हैं। E जो है हमारे पास ये आ गया, E का तो है ही, एक कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, दूसरा आ गया हमारे पास 9 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 9 का स्क्वायर। तो 9 से ये रूट कट गया तो ये आ गया 9। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ये तो पूरा पूरा 9 आ गया, अब हम इसको √65 से कैसे कंपेयर करें। तो देखो बेटा, 8 8 जा 64 होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर 64 होता तो दैट मीन्स हमारा पूरा पूरा 8 पॉइंट होता। अब 9 9 जा क्या होता है, 81। अगर मैं इसको सॉल्व ना करूं और इसमें स्क्वायर लगा दूं, मतलब अगर मैं इसको ये सॉल्व करूं √81, तो अब तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना कि √81 बड़ा है कि √65 बड़ा है। तो √81 बड़ा है, तो यहां से ही हमने ये देख लिया कि √81 बड़ा है, तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं क्या होगा, सर्कल के आउटसाइड आएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिख देंगे सो E lies outside the circle। ठीक है, जो E है वो कहाँ आ रहा है, हमारा कहीं ना कहीं सर्कल के कहीं बाहर पॉइंट आ रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ABC are point D, E and F. Given that the coordinates of D, E and F are 5, 1, 6, 5, 0, 3 respectively, find the coordinates of A, B and C। तो मतलब हमें एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी साइड हमें दे रखी है ABC, और उस पे ही पॉइंट्स हैं D, E और F, और D, E, F के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें A, B, C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल बना के हम उसके पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। तो ये मैं बना रही हूं छोटी सी ट्रायंगल, ये है हमारी ट्रायंगल। ठीक है बेटा, अब ये ट्रायंगल हो गई। अब इसके हैं, ये है कोऑर्डिनेट A, B, C और यहां पर आ जाएगा D, E, F। ठीक है,
अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के x1 y1 हो जाएगा, बी के x2 y2 हो जाएगा और सी का x3 y3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 5 एंड 1, ई के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 6 एंड 5 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 3। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास मिड पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो हमने मिड पॉइंट से ही इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो चलो करते हैं। देखो हमारे पास ए बी में जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो हम लिख देंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमें तो पता ही है कि जब हमारा जो मिड पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स के ये वाले प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आएंगे, वाई के ये वाले प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आएंगे। तो देखो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं सामने ही कर रही हूं, तो ये इनटू हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 क्या हो गया हमारे पास 10 के इक्वल। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास y वाला। तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये हो गया हमारे पास y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2 के इक्वल। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब बीसी लाइन के लिए ई जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, तो लिख देंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है। तो ई जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो सेम वही प्रोसीजर आ जाएगा हमारे पास। x2 प्लस x3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 के। तो नेक्स्ट आ जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6 2 जा 12। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है। y2 प्लस y3 अपॉन में 2 ये हो जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल। तो हमारे पास आ गया y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लाइन बची, ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट क्या है एफ। तो यहां पे लिख देते हैं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, है ना। एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो यहां पर आ जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू एफ के जो कोऑर्डिनेट है देखो 0 है, तो ये हो गया हमारे पास x1 प्लस x3 0 के इक्वल। ठीक है। ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट। और y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये क्या है हमारे पास 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। ठीक है बेटा। अब यहां तक तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट बड़ा ही इजी है। अब देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि जब हमने x के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे तो हमने x वाली टर्म्स को लिया था, है ना। उसमें तो हमने सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगाया था। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड क्या था कि हमने एक से x की वैल्यू निकाली, दूसरे वाले में पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगाएंगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमें x1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम x2 में पुट करेंगे, फिर वहां से हमें x3 में पुट करनी पड़ेगी, फिर हम एक डिजिट की वैल्यू निकाल के करेंगे। तो इसको इजी वे में करने के लिए देखो बड़ा इजी सा मेथड है, करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारा फॉर x कोऑर्डिनेट्स। तो x कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखेंगे फॉर
एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए, एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमारे कौन कौन सी इक्वेशन में थे, देखो दोबारा से देखो, एक्स के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो हमारे कौन कौन सी इक्वेशन में आ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में आ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में आ रहे हैं और इक्वेशन नंबर 5 में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x1 प्लस x2। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड कर लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड वाले ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये थी, थर्ड इक्वेशन की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी x2 प्लस x3, फिफ्थ इक्वेशन की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी x1 प्लस x3 और उसके बाद राइट हैंड साइड थी 10 प्लस 12 प्लस 0। अब देखो बेटा, x1 भी 2 बार है, x2 भी 2 बार है और x3 भी 2 बार है ना। तो हम लिख सकते हैं 2x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये हमारे पास कितना हो गया 22। जब ये इस तरफ जाएगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये हो जाएगा हमारे पास 22 अपॉन में 2, तो ये आ गया हमारे पास 11। तो यहां पर आ गया हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11। अब देखो, अब हमने कुछ नहीं कर, 3 x1 प्लस x3 किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की जगह पे 0 पुट कर दूं तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो बेटा मैंने नेक्स्ट पेज पर इन सारी इक्वेशंस को लिख लिया है। x1 प्लस x2 हमारा 10 था, x2 प्लस x3 हमारा 12 था, x1 प्लस x3 हमारा 0 था और जो न्यू इक्वेशन बनी थी हमारी ये बनी थी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो चलो अब इसमें पुट करते हैं। देखो x1 प्लस x2 किसके इक्वल है, हमारा x1 प्लस x2 है 10 के इक्वल। तो हम इसको लिख देंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे 10 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, अब हमारे पास हमने दोबारा से अगर इसमें देखें तो लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 11 के इक्वल है। तो देखो x2 प्लस x3 की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास x2 प्लस x3 की वैल्यू है हमारे पास 12 के इक्वल। तो हमारे पास x1 प्लस इन दोनों की वैल्यू 12 के इक्वल है तो ये आ गया 11। x1 की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 12 जो होगी -1 के इक्वल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब दोबारा से इसी इक्वेशन को यहीं पर लिख रही हूं बेटा। ठीक है, अब दोबारा से x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 11 है। तो अब हमने x1 और x2 का प्लस भी लिख दिया, x2 और x3 का भी लिख दिया, अब रह गया x1 प्लस x3। तो मीन्स हमारे पास x2 प्लस 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x2 की वैल्यू 11। तो यहां से तो बेटा यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है कि x1 -1 है, x2 11 है और x3 हमारा क्या है 1। ठीक है, अब चलते हैं फॉर y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उनको भी इसी तरीके से करना है। फॉर y कोऑर्डिनेट्स ऐड। अब y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास किस किस उसमें थे, देखो y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए थे सेकंड में, है ना, फोर्थ में एंड सिक्स्थ में। तो हमने किस किस को ऐड करना है, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ को। तो चलो करते हैं। तो हमने किया ऐड सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन थी y1 प्लस y2। फोर्थ इक्वेशन क्या थी y2 प्लस y3 और सिक्स्थ इक्वेशन क्या थी y1 प्लस y3। अब इनकी राइट हैंड साइड वाली क्या इक्वेशन थी 2
प्लस 10 प्लस 6, तो ये हो गया 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 12 हो गया, और 12 प्लस 6 हो गया हमारे पास 18। ठीक है बेटा, अब 18 को जब आप कट करोगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, 9 के इक्वल, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 9। अब सेम प्रोसीजर हमने करना है, हमने वैल्यूज पुट करते जाना है और हमारा आंसर आता जाएगा। तो यहां पर नीचे लिख देती हूँ y1 प्लस y2 था हमारा 2 के इक्वल, y2 प्लस y3 था हमारा 10 के इक्वल, और y1 प्लस y3 था हमारा 6 के इक्वल। तो चलो यहां से हम अपनी वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो y1 प्लस y2 की जगह पर अगर मैंने 2 लिखा प्लस y3 इज इक्वल्स टू 9, तो y3 की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब अगर मैंने y2 प्लस y3 की जगह पर 10 लिखा तो y1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 9, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1, है ना। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगी -1। और अगर मैंने y1 प्लस y3 की जगह पर 6 लिखा तो y2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3। तो यहां से हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, x1 एंड y1। तो x1 हमारे पास कितना आया था, देखो x1 आया था हमारे पास -1, है ना। और y1 कितना आया हमारे पास, y1 आया हमारे पास -1। तो -1, -1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2, y2। तो x2 क्या था हमारे पास, x2 था हमारे पास 11, ये रहा, है ना। और y2 क्या आया हमारे पास, y2 आया हमारे पास 3, तो 11, 3। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x3 और y3। तो क्या आया, x3 क्या था हमारे पास, x3 है हमारे पास 1 एंड y3 है हमारे पास 7। तो ये आ गया 1, 7। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 13। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि अ स्ट्रीट हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब हमारे पास एक सिटी है, उसके 2 रोड हैं जो क्रॉस हो रहे हैं सेंटर पर, सिटी के सेंटर में बिल्कुल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों रोड्स किस साइड है, एक नॉर्थ साउथ साइड डायरेक्शन में है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। अब उन्होंने बोला है कि इसके साथ साथ कई सारी स्ट्रीट्स चल रही हैं पैरेलल टू रोड। ठीक है, अब हर स्ट्रीट जो है वो 200 मीटर अपार्ट है और यहां पर कम से कम 10 स्ट्रीट्स हैं दोनों डायरेक्शन में। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दे दिया कि यूजिंग, अगर हम 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेते हैं तो हमें अपनी नोटबुक पर क्या बनाना है, इसका मॉडल बनाना है और रिप्रेजेंट करना है हमें रोड्स को और स्ट्रीट्स को एक सिंगल लाइन में। तो बेटा हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। तो चलो ड्रॉ करते हैं हम पहले अपनी मेन रोड्स। ठीक है, तो हमारे पास 2 मेन रोड्स दी हुई थी, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दी हुई थी और दूसरी हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो हम ड्रॉ करते हैं हमारी पहली स्ट्रीट। ये हमारी फर्स्ट रोड आ गई और इसी को इंटरसेक्ट कर रही है हमारी सेकेंड रोड। तो ये हो गई हमारी सेकेंड रोड। ठीक है बेटा, अब उन्होंने बोला है कि एक हमारी क्या है, एक हमारी आ रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और एक आ रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, उसके बाद आ जाएगा नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास आ जाएगी ये लाइंस।
अब कौन सी बनानी है, हमने स्ट्रीट्स बनानी है। तो हमने स्ट्रीट्स क्या बनानी है, इनके पैरेलल बनानी है 10 स्ट्रीट्स। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहां तक, ठीक है। और यहां पर भी आ जाएंगी हमारी कितनी स्ट्रीट्स, 5 स्ट्रीट्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये आ गई हमारी फिफ्थ, ठीक है बेटा। अब इस साइड भी हमारी 10 स्ट्रीट्स थी, क्योंकि दोनों रोड्स के पैरेलल 10-10 स्ट्रीट्स जा रही थी ना। तो ये आ गई सेकेंड, ये आ गई हमारे पास थर्ड, ये आ गई हमारे पास फोर्थ और ये आ गई हमारे पास फिफ्थ। तो इस साइड भी आ जाएंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये आ गई फिफ्थ। हो गई हमारे पास 10 स्ट्रीट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही दिया हुआ था कि हमें इस सिटी का मैप ड्रॉ करना है, तो वो तो हमने कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पर इस क्वेश्चन के। तो सेकंड पार्ट हमें बोला गया है कि देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन मॉडल। अब तो ये हमारे पास आ गया, स्ट्रीट का इंटरसेक्शन मॉडल आ गया हमारे पास। हर स्ट्रीट जो है वो 2 स्ट्रीट्स को काट के, हर इंटरसेक्शन जो है, स्ट्रीट का इंटरसेक्शन किससे बन रहा है, 2 स्ट्रीट्स जब एक दूसरे को कट कर रही है, मतलब नॉर्थ साउथ में एक तरफ आ रही है और ईस्ट वेस्ट से एक तरफ आ रही है। हर स्ट्रीट को अगर हम इस तरीके से देखें, जैसे इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आ रही है और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, उनका जो क्रॉसिंग जो होगा, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा 2,5। तो मतलब हम देखते हैं कि 2,5 मतलब जो 2 है वो हमारा किसका होगा, वो हमारा नॉर्थ साउथ का होगा। तो हमने कार्टेशियन प्लेन पे पढ़ा था ना कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है और जो सेकंड होता है वो वाई एक्सिस का। तो यहां से भी समझ लेना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ पे होगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहाँ पे होगा। तो जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा हमारा एक्स एक्सिस पर और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनेगा वो हमारा बनेगा वाई एक्सिस पर, ठीक है बेटा। अब उन्होंने बोला है कि कितनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट हो रही हैं, 4 3 पॉइंट पर और 3 4 पॉइंट पर। तो चलो आते हैं वापस अपने ग्राफ पर। तो हमारा ग्राफ ये रहा। पहले तो हम वो पॉइंट को मार्क करते हैं जो इन्होंने हमें दिया हुआ है। तो कौन सा पॉइंट दिया हुआ था, उन्होंने बोला था सेकंड पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का। तो मतलब ये सेकंड लाइन हो गई हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और हमारे पास फिफ्थ लाइन दी हुई थी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। तो ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन ये है और सेकंड लाइन ये है। तो मतलब इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,5। अब उन्होंने बोला है कि बताओ कितनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट करेंगी 4,3 पर। तो मतलब हमें नॉर्थ साउथ की फोर्थ लाइन देखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखनी है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की हमें थर्ड देखनी है। तो ये रही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो मतलब इस पॉइंट पर कितनी स्ट्रीट्स मीट कर रही हैं, देखो एक तो इस तरफ से आ रही है और एक इस तरफ से आ रही है। तो कितनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिर्फ 2 स्ट्रीट्स। मतलब अगर देखा जाए तो 2 ही स्ट्रीट्स आ रही है ना, मतलब एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है। तो ये हमारा हो गया कौन सा पॉइंट, 4,3, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला 3,4 पर, तो 1 2 3 3 ये हो गया और 4 1 2 3 4 तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी कितनी स्ट्रीट्स जो हैं इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहां पर भी तो 2 ही स्ट्रीट्स, मतलब एक इस तरफ से और एक इस तरफ से स्ट्रीट आ रही है और वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो एक ही हुआ ना। तो यहां पर हम लिख देंगे कि देयर आर ओनली 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन 2
streets, so there are only one east west direction and one north south direction street which are meet at these points. ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें जो दिया हुआ है वो हमारे पास है, अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinates has the origin at bottom left corner। अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक कंप्यूटर के ग्राफिक्स हैं, डिस्प्ले है, जिसके जो हमारे पास ओरिजिन है वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, मतलब अगर मैं स्क्रीन पे बताऊं तो हमारे इस तरफ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर हमारे ओरिजिन आएंगे। ठीक है, हो गया। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 मीटर हाई, मतलब जो स्क्रीन है हमारी वो 100 पिक्सल की चौड़ी है, मतलब इस तरीके से है। उसका एक्स एक्सेस 800 पिक्सल तक जाएगा और वाई एक्सेस हाइट में हमारा 600 पिक्सल है। एक सर्कुलर आइकन है जिसका रेडियस है 80 पिक्सल, जो ड्रॉ कर रहा है विद इट्स सेंटर एट पॉइंट ए 100 and 150, मतलब वो 100 and 150 पर अपना क्या कर रहा है, मतलब अगर ए पॉइंट 100 150 अगर हम लोकेट करेंगे तो वहां से उसका रेडियस बनेगा 80 पिक्सल का। ठीक है, और दूसरा एक सर्कुलर आइकन है जिसका रेडियस है 100 पिक्सल का और उसके सेंटर पॉइंट है बी पर और जो है 250 230 पर लोकेट। तो अब ये बताना है हमें, इसका फर्स्ट पार्ट है वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, क्या दोनों सर्कल में से कोई एक सर्कल का भी जो पॉइंट है वो बाहर लोकेट होगा, और वेदर द टू पॉइंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या कोई दो पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो चलो बेटा, इसको भी ग्राफ पेपर पर करेंगे और इसके लिए आपको कंपास की जरूरत होगी, तो अपने पास कंपास जरूर रखना। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये हमारा ग्राफ पेपर है, मैंने ऑलरेडी इसको हमारा बॉटम लेफ्ट पर ओरिजिन बना दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉटम लेफ्ट पर हमारा क्या था, यहाँ पर ओरिजिन। ठीक है, अब उन्होंने बोला था कि हमारे पास क्या है 800 पिक्सल तक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 200 300 400 500 600 700 800 900 तक ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऊपर भी ऐसे ही चलते हैं, 100 200 300 400 500 600 700 800 900। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स डैश है और ये है वाई डैश है और ये है हमारे पास एक्स डैश। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमारे पास जो पिक्सल है, मतलब जो स्क्रीन है वो 800 मीटर और 600 मीटर की है, तो मतलब स्क्रीन यहां से लेके 600 यहां तक होगी। अगर मैं इसको रफली ड्रॉ करूं तो मैं आपको बताऊं, तो बेटा अगर मैं स्क्रीन दिखाऊं आपको तो यहां पर हमारी आ जाएगी 800 मीटर वाइड और 100 पिक्सल की क्या थी वो वाइड। ठीक है, हाइट थी। तो अब ये हो गई हमारे पास। अब हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक ए पॉइंट था 100 and 150 पर जिसका सर्कुलर आइकन था 80 पिक्सल। ठीक है, तो अगर हम ये बनाएं, हमारे पास ए जो है वो 100 and 150 है, 100 and 150 यहां पर लोकेट होगा। ठीक है बेटा, ये जो पॉइंट है ना, यहां पर हमारा ए पॉइंट आ जाएगा। अब यहां पर ए पॉइंट आया और उसका 80 पिक्सल की अगर स्क्रीन है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर एक यूनिट ले लिया ना 100 का, तो हमारे पास 80 है, तो हम 0.08 की कंपास खोलकर सर्कल बनाएंगे। क्या 0.8 पे रखकर हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल यहां पर। तो यहां पर हमारा बन जाएगा
0.08 का सर्कल। तो ये हमारा बन गया 0.08 का सर्कल। ठीक है, तो हम क्योंकि हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 100 यूनिट्स में लिया था, 100 पिक्सल्स में लिया था। ठीक है, तो अगर हमने 1 सेंटीमीटर को 100 पिक्सल्स में लिया था तो जब 80 पिक्सल्स आए तो मतलब हमें 0.8 का बनाना पड़ेगा। तो अब सेकंड जो है हमारे पास बी पॉइंट, वो है हमारा 250 और 230। तो 250 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 230 हमारा अपवर्ड जाते जाते 250 से थोड़ा सा नीचे ये जो पॉइंट है यहाँ पर लोकेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी पॉइंट। तो अब इसके कितने पिक्सल थे, ये कितने पिक्सल का था, 100 पिक्सल का रेडियस था। तो अगर 100 है तो मैंने पहले ही लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 पिक्सल। तो हम 1 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और यहाँ पर रखकर हम क्या बना देंगे, एक सर्कल और। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया, इसको एज ए रेडियस मेजर करके। देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इन्होंने पूछा था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। तो हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। तो हम यहां पर ही आंसर लिख देते हैं फर्स्ट का। ठीक है, नो circles are lie on the screen। नहीं, जो हमारे सर्कल हैं वो स्क्रीन के अंदर ही हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वेदर द पॉइंट इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ बेटा, कोई ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो, ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है। तो यस, दे आर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है इन्होंने, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी इन कोऑर्डिनेट प्लेन, इज ए बी सी डी इज स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट आर द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब उन्होंने बोला है कि हमें ये बताओ कि इसको पहले तो प्लॉट करो, उसके बाद ये बताओ कि क्या ये स्क्वायर है, अगर है तो ये क्यों है और इसका एरिया क्या है। तो चलो बेटा, पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पर पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। ठीक है, हम ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी एक्स एक्सिस। और हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, हमें पॉइंट्स जो हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। वैसे तो हमें 1 2 1 2 में ही दे रखे हैं पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 2 and 1। तो 2 and 1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा A, 2, 1। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा -1 and 2। तो -1 and 2 सेकंड पॉइंट ये आ गया हमारे पास B, -1, 2। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा C, -2 and -1। तो ये रहा हमारा -2 and -1, ये आ गया C, -2, -1। और लास्ट है हमारा D, 1 and -2, 1 and -2। तो ये आ गया हमारे पास D, 1 and -2। चलो अब इनको कर देते हैं हम मीट। तो सबसे पहले A से
बी मीट, बी टू सी आएंगे, सी टू डी, एंड देन डी टू ए। देखो बेटा, देखने में तो ये बिल्कुल स्क्वायर लग रहा है ना? तो अब हमें इसको सॉल्व करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए आ जाते हैं हम अपने पेज पर। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हमें ये सॉल्व करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, और डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो चलो अब हम क्या करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद ए सी और बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये सारे डिस्टेंस इक्वल हुए तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी रूट -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होगा तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 3 9 प्लस 1, तो आ गया हमारे पास √10 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कौन सा, बी सी। तो अगेन रूट -2 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास रूट -2 + 1 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो -2 + 1 तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये भी आ गया √10 यूनिट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सी डी। तो सी डी में आ गया हमारे पास 1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। देखो 1 माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 3 हो गया, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया, और प्लस -2 माइनस प्लस हो गया, तो -2 + 1, तो ये आ गया 1, तो यहां पर आ गया -1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो √10 यूनिट्स। अब आ गया हमारे पास ए डी। तो √1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर। तो 1 - 2 कितना हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस -2 -1 -3 का स्क्वायर। तो ये आ गया √1 + 9, तो ये भी आ गया √10 यूनिट्स। देखो साइड्स तो इसकी इक्वल है ना? अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या है हमारे, ए सी। तो ए सी क्या है हमारे पास, ए और सी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास -2 और -2 हो गया -4 का स्क्वायर, प्लस -1 हो गया -2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, तो ये आ गया √20 यूनिट्स। अब दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, बी डी, है ना? तो बी डी के जो हैं वो क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, बी डी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 और -1, 1 -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया रूट माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, तो √20 यूनिट्स। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि यहां इसकी साइड्स, मतलब देयरफॉर ए बी सी डी आर द साइड्स ऑफ a figure
which are equal in length and their diagonals AC and BD are also equal, so yes, it is a square. ठीक है बेटा, अब यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब उन्होंने बोला फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर होता है ना. हमारे पास साइड कितनी आई थी? √10. अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट से स्क्वायर कट गया. 10 यूनिट्स जो होगा इसका एरिया होगा. तो बेटा यहां पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया. इसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 इंट्रोडक्शन और एंड ऑफ चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी वो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है. जिन जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज आप पहले की वीडियोस देखो. सारी वीडियोस अच्छे से देखोगे तो चैप्टर 1 अच्छे से समझ आ जाएगा. अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा चैप्टर 2. तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना.